हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल केसीसी एजुकेशन में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है मेरा नाम है कौशल कुमार और हम कर रहे हैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर का पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है दोस्तों, तो हम पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं बीए प्रोग्राम वालों की जो फर्स्ट सेमेस्टर का है फर्स्ट ईयर, जिस पुस्तक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको 2 चैप्टर ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले उनको कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए ये हम आपको कराने वाले हैं आपका 3rd चैप्टर, जिसका नाम है राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण। इससे पहले हम ये चैप्टर को स्टार्ट करें तो दोस्तों जल्दी से सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आपका देखिए लाइक करना और शेयर करना और आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए हमको डिमोटिवेशन होगा और हो सकता है हम आपके लिए ये जो करा रहे हैं बीए का जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, वो हम बीच में ही छोड़ दें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसको कंप्लीट सिलेबस कराएं क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, आपको पता है कि 15 मार्च, जी हाँ 15 मार्च से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं हम आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और शेयर करा करो अपने दोस्तों को, और उनको भी बोला करो कि चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आएँ और अच्छे आपको कंप्लीट सिलेबस भी हम कराते चले जाएं। तो चलिए ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे और आगे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे कि राजनीतिक जो हमारा है राजनीति, उसके विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में समझ लेते हैं कि उसके जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं वो क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनानी जो विचारक हैं अरस्तु ने प्राचीन काल में अपने उस ग्रंथ का नाम जिसमें उसने राज्य और शासन संबंधी विषयों की चर्चा की पॉलिटिक्स रखा था, क्योंकि पॉलिटिक्स का अर्थ है राज्य से संबंधित था। दोस्तों, आप सभी को पता है जो हमारे अरस्तु हैं वो पॉलिटिकल साइंस के जनक माने जाते हैं, यानी कि हमारा राजनीतिक जो विज्ञान है उसके राजनीतिक सिद्धांत के जनक माना जाता है अरस्तु को। और अरस्तु ने हमारा एक क्या लिखा था, ग्रंथ लिखा था, एक पुस्तक लिखी थी। और उस पुस्तक में क्या लिखा था, उसमें अपना राज्य और शासन संबंधी विषयों की चर्चा की थी और उसका नाम उन्होंने रखा था पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इसलिए रखा था क्योंकि राज्य का संबंध ही पॉलिटिक्स से होता है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें, परंतु दूसरे विचारकों का मत है कि पॉलिटिक्स शब्द केवल राजनीति के व्यावहारिक रूप को प्रकट करता है तथा दैनिक राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित है, इसलिए इसे राजनीतिक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि कुछ लोग ये मानते हैं कि क्योंकि ये हमारा क्या है, एक व्यावहारिक रूप को प्रकट करता है और जो तुम्हारी जो दैनिक गतिविधियां हैं उनसे संबंधित है, इसलिए इसको एक हमारा सिद्धांत या विषय की उपलब्धि नहीं होनी चाहिए। इसको क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। इसीलिए काफ़ी सारे विद्वान इसको सपोर्ट करते हैं और इसको सिद्धांत ना कहकर क्या कहते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं हमारा राजनीतिक विज्ञान। जी हाँ, तो काफ़ी सारे लोगों ने विश्लेषण अध्ययन किया है और उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने बताया है कि राजनीति एक विज्ञान है, विज्ञान के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें तो जो राजनीति विज्ञान है इसके अंतर्गत 3 तथ्यों को शामिल किया गया है। यानी कि राजनीतिक जो विज्ञान है इसको विज्ञान क्यों कहा जाता है, या इसके जो मुख्य तत्व हैं वो हमारे 3 हैं। यानी कि इसकी औपचारिक संस्थाएं, जी हाँ, पहला क्या है आपका औपचारिक संस्थाएं। यानी कि जो राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान में हम औपचारिक संस्थाओं के बारे में समझते हैं। इनमें सरकार और उसके अंग जैसे कि हमारा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और उसके संबंधों का हमारा अध्ययन किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, औपचारिक संस्थाएं हैं। यानी कि विज्ञान क्या, यानी कि राजनीतिक विज्ञान का जब हम अध्ययन करेंगे तो आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हम उसको सबसे पहले तो औपचारिक संस्थाओं को करते हैं। और औपचारिक संस्थाओं में हमारा जैसे कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई, न्यायपालिका हो गई, इनको शामिल करते हैं। इनके बारे में जब पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं तो इनको हम शामिल करते हैं। दूसरा है अनौपचारिक संस्थाओं का अध्ययन हम करते हैं हमारे राजनीतिक विज्ञान के अंदर। इसमें राजनीतिक शक्तियाँ जैसे कि राजनीतिक दल हो गए, विभिन्न गुट हो गए हमारे, या लोक मत हो गए, यानी कि जो लोगों का मत होता है, लोगों के विचार होते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। और ये हमारा क्या है, ये अनौपचारिक होता है। जी हाँ,
इसके बाद अगर हम देखें तो राजनीतिक दर्शन एवं सिद्धांत। जी हाँ, राजनीतिक विज्ञान के अंदर हम क्या करते हैं, एक राजनीतिक दर्शन को और सिद्धांतों को, यानी कि विभिन्न प्रकार के, जैसे कि हमारा अधिकार है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, इनसे संबंधित काफ़ी सारे विचारकों ने अपने विचार भी दिए हैं। उनके देखने का एक अलग नज़रिया है उस चीज़ को। तो वो दार्शनिक ने क्या करे हैं, अपने दर्शन को भी प्रस्तुत किया है और अपने सिद्धांतों को भी दिया है। इस प्रकार से इसमें हम क्या करते हैं कि राजनीति का संबंध व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों पक्षों में हम देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो आपको राजनीतिक विज्ञान है उसका जो हमारा ये पार्ट है कि राजनीति को विज्ञान कहे जाने के पीछे क्या तर्क दिए जाते हैं वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनेगा आपका कि राजनीतिक जो सिद्धांत है वो क्या है और इसके विभिन्न दृष्टिकोणों को हमारा क्या करना है, इसका वर्णन करना है। तो आपको करना पड़ेगा इसका वर्णन। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला जो राजनीति का सिद्धांत है वो क्या है ना। तो देखिए क्लासिकी का राजनीतिक सिद्धांत। जी हाँ, इसको हम क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी भी कहते हैं। क्लासिकल का आपको मतलब पता ही है, यानी कि पारंपरिक या परंपरावादी। तो इसको हम क्लासिकी का राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। जो राजनीतिक सिद्धांत है वो जो हमारा परंपरावादी सिद्धांत है वो क्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए राजनीतिक सिद्धांतों की पहली धारा को क्लासिकी या परंपरा, है ना, क्लासिकी परंपरा का नाम दिया जाता है। यह ईसा से, जो हमारे ईसा थे ना, ईसा मसीह कहते हैं ना उनको, तो ईसा से 600 साल पहले यानी कि 600 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुई और ग्रीक, रोमन तथा ईसाई चिंतकों के विचारों द्वारा विकसित हुई। प्लेटो और अरस्तु इस विचारधारा के मुख्य हमारे दार्शनिक थे। तो क्लासिकी सिद्धांत के जो हमारे मुख्य तत्व हैं उसके अंदर 3 तत्व हमारे शामिल किए जाते हैं। जहां आपको समझ में ना आए दोस्तों, प्लीज़ आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर पूरा का पूरा बता सकते हैं। और लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए, लाइक शेयर लगातार करते रहिए, ठीक है ना, लाइक शेयर नहीं रोकने। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो पहला तत्व क्या कहता है क्लासिकी सिद्धांत का, राजनीति। जी हाँ, राजनीति में किसका अध्ययन करते हैं, तो इसका संबंध है हमारा सार्वजनिक कार्यों में हिस्सा लेने से। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि पुराने समय में जो लोग राजनीति से संबंधित कार्यों में भाग लेते थे उसका अर्थ समझा जाता था हमारा राजनीति से। किससे समझा जाता था दोस्तों, राजनीति से उसका अर्थ समझा जाता था। दूसरा अगर हम पॉइंट की बात करेंगे तो सिद्धांत का जो विचार था, जी हाँ, सिद्धांत का विचार, तो इसका संबंध क्या था, पर्यवेक्षक, या फिर इसका मतलब होता है, पर्यवेक्षक का मतलब होता है चिंतन, यानी कि चिंतन के माध्यम से राजनीतिक विषयों का क्रमबद्ध हमारा ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है, राजनीति कहलाता है। यानी कि ये जो प्राचीन हमारी विचारधारा थी क्लासिकी, इसमें हमारा क्या था, इस सिद्धांत में हम क्या मानते थे, यानी कि जो चिंतक होते हैं, जो विचारक होते हैं, वो जैसे ही क्रमशः हमारा अध्ययन करते हैं या किसी भी विषय के बारे में क्रमशः ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो हमारा वो राजनीतिक विषय का ही रूप माना जाता था। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है दर्शन की परंपरा। जी हाँ, ये हमारे पूर्व परंपरा से ही निभाया जाता रहा है और ये माना जाता है कि इसका तात्पर्य हमारा विश्वसनीय ज्ञान की खोज से है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, यानी कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें क्या किया जाता है, यानी कि दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। एक दार्शनिक विषय है और एक हमारा क्या है, विश्वसनीय विषय है। ऐसे नहीं कि अमान्य विषय हो, यानी कि राजनीति जो हम अध्ययन करते हैं उसका सीधा सीधा मतलब क्या है, जब हम दर्शन को भी हम राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत देखते हैं। तो ये हमारी जो क्लासिकी सिद्धांत है, यानी कि जो परंपरावादी सिद्धांत है, उसकी मुख्य बिंदुएं हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए क्लासिकी मॉडल का, यानी कि जो हमारा राजनीति है, यानी कि जितनी भी हमारी राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं उन्हीं को पुराने समय में क्या कहा जाता था, राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता था। इसके साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के हमारे सिद्धांत हैं और जो विचारक हैं उनके विचारों को ही उनका अध्ययन करना है, क्रमशः उनको पढ़ना क्या कहा जाता था, राजनीतिक सिद्धांत। दूसरा उनमें हमारा क्या होता था, दर्शन की परंपरा होती थी। जी हाँ, इसके अगर हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं हमारा क्लास की जो सिद्धांत है तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस प्रकार से क्या कह सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से क्लासिकी सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य ऐसे ज्ञान से है जो व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन के व्यवहार में विवेकशील
बनाने में सहायता करता है। तो जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वो लोगों को राजनीति से परिचय कराए, जो सार्वजनिक जीवन है, आम जनता का जीवन है, उससे वाकिफ कराए। इसके साथ साथ जो हमारी संस्थाएं हैं वो कैसे कामकाज करती हैं उनसे वाकिफ कराए, और हमारे उनके व्यावहारिक जो हमारा परिचय है या जो उसका व्यावहारिक स्वरूप है उससे भी हमारा अवगत कराए। तो ये हमारा दृष्टिकोण है राजनीतिक सिद्धांत का पहला। दूसरे दृष्टिकोण की बात करते हैं दोस्तों, तो ये है हमारा उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत। तो उदारवादी लोगों का जो विषय था वो कैसे सोचते थे, यानी कि जो उदारवादी विचारधारा आई उसमें राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य तत्व क्या थे, तो जरा समझते हैं। तो लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी क्या था, तो जरा समझिए। उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार और तथा आर्थिक या औद्योगिक क्रांति की देन माना जाता है, क्योंकि इसने क्लासिकी की परंपरा को तोड़ दिया। इसके मुख्य समर्थक हॉब्स, लॉक, जे.एस. मिल और बेंथम थे। तो दोस्तों ये हमारे इतने समर्थक थे, यानी कि जो हमारा जे.एस. मिल थे, लॉक थे, हॉब्स थे, बेंथम थे, इन लोगों ने क्लासिकी सिद्धांत को आके चुनौती प्रस्तुत करी और इन्होंने पुनर्जागरण आंदोलन किया, धार्मिक सुधार करे और औद्योगिक क्रांति के आने से इन्होंने क्या करा, उदारवादी सोच को विकसित किया। इसका मतलब ये था, इन्होंने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत के अंदर क्या करते हैं हम, राजनीतिक सिद्धांत क्या है हमारा, एक आधुनिक विज्ञान है। जी हाँ, इसके अंदर हम अगर देखें तो इसकी मुख्य विशेषताएं थी क्या, कि राजनीति क्या है, एक आधुनिक विज्ञान के रूप में हम अध्ययन करते हैं। इसका मतलब ये था कि इसमें राजनीतिक सिद्धांतों का जो अध्ययन है वो विश्लेषणात्मक और तथ्यात्मक रूप से किया जाता है, लेकिन क्लासिकी मॉडल में केवल विवरण दिया जाता था, वर्णन किया जाता था, थ्योरी टाइप में पढ़ाया जाता था। लेकिन यहाँ पर हमारे आंकड़े होते हैं, तथ्य होते हैं, किसी भी चीज़ में हमारे विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए। तो जो हमारा जो उदारवादी हमारा सिद्धांत है उसमें क्या है, आधुनिक हमारा राजनीतिक विज्ञान को हमारा मान्यता दी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा पॉइंट है हमारा दर्शन शास्त्र। जी हाँ, दर्शन शास्त्र राजनीति का एक मुख्य बिंदु क्या बताया इन्होंने, दर्शन शास्त्र को बताया है। इसमें विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं तथा दार्शनिक विचारों का अध्ययन किया जाता है, जिससे उदारवाद को नई दिशा मिलती है। जी हाँ, इससे हमारा जो राजनीतिक अध्ययन है उसको एक क्या मिलती है, एक नई दिशा मिलती है और लोगों को उसको समझने में बेहतरी प्राप्त होती है। चलिए अगर तीसरी बात करें हमारा, तो राजनीतिक निर्णय। जी हाँ, राजनीतिक जो निर्णय होते हैं इसमें भी हमारा क्या समझना है आपको, कि इसमें उदारवादी जो सरकारी थे वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आस्था रखते थे। जी हाँ, ये समझते थे कि इनको क्या करना चाहिए, व्यक्ति को, यानी कि उदारवादी जो लोग थे वो मानते थे कि सरकार को क्या करना है, कि व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करनी है। अखबार, रेडियो, टेलीविज़न जो सरकार के एक अधिकार से मुक्त रहते हैं, है ना, काफ़ी सीमा तक राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, इनको आज़ादी देनी चाहिए, खुली प्रतिस्पर्धा का मौका देना चाहिए। तो इसका मतलब ये सिंपल सीधा सा आ गया था कि राजनीतिक निर्णय लेने में जो हमारे संचार के साधन हैं, जी हाँ, जो हमारे संचार के साधन हैं और जो हमारे लोग हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इनको स्वतंत्रता होनी चाहिए, इन पर प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, तभी हमारा राजनीतिक सिद्धांत सफल होगा। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमारा राजनीतिक सिद्धांत का जो स्वरूप है, पहले उसमें क्या क्या मान्यता दी जाती थी और धीरे धीरे वो कैसे परिवर्तित हो रहा है। आगे अगर हम देखें तो इसमें एक और है कि सत्ता के लिए खुलकर प्रतियोगिता का अवसर दिया जाता है। उदारवादी जो हमारे जो विचारक हैं वो राजनीतिक सिद्धांत को मानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है किसी भी व्यवस्था के अंदर क्या करता है, हमको उनको प्रतिस्पर्धा का मौका देता है। यानी कि उदारवादी विचारकों का मानना है कि परिवार, शिक्षण, संस्था, जनसंपर्क यानी प्रचार के जो साधन होते हैं, राजनीतिक दल आदि सभी मतदान के आचरण को प्रभावित करते हैं। इसलिए जरूरी है कि वे सब स्वतंत्र वातावरण में फले फूलें, क्योंकि इससे हमारा राजनीति का विकास होगा। इन लोगों का ऐसा मानना था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको दूसरा जो आपका दृष्टिकोण है ये भी भली भांति क्लियर हो गया होगा, कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा। चलिए आगे समझते हैं कि इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या है। तो इस प्रकार से 18वीं और 19वीं शताब्दी में उदारवाद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अर्थात राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद की मुख्य उपलब्धियां प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र की स्थापना करना, स्वयं शासन के सिद्धांत, लोक सत्ता का सिद्धांत, साम्राज्यवाद का विरोध, लोकमत पर विशेष बल देना और भेदभावहीन समाज और सामाजिक और आर्थिक
समानता का विकास आदि इसकी मुख्य विचारधाराएं हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उदारवादी सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में उभर के सामने आया। तो चलिए दोस्तों, आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये है हमारा तीसरा, और इसको हम कहते हैं क्या, ये प्रकाश नहीं है बच्चों, ये गलत हो गया है, इसको आपको लिखना है मार्कस। जी हाँ, ये है हमारा मार्क्सवादी। जी हाँ, मार्क्सवादी सिद्धांत है हमारा, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा, है ना। तो मार्क्सवादी राजनीतिक सिद्धांत क्या कहता है, यानी कि मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थ्योरीज। तो जरा समझते हैं इसको। मार्क्स, जो हमारे मार्क्स थे वो क्या कहते थे, जरा समझिए। तो उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत को 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो हमारे मार्क्स थे और एंगल थे, उनके अनुयायियों ने वैज्ञानिक समाजवाद द्वारा क्या करा, चुनौती दे डाली। यानी कि देखिए, पहले तो हमारा क्या हुआ, क्लासिकी को किसने चुनौती दी, उदारवाद ने। अब मार्क्सवादी आए, यानी कि मार्क्स आया और उसके सहयोगी आए, उन्होंने उदारवादी सिद्धांत को क्या कर दिया, चुनौती दे दी। यानी कि उन्होंने कहा कि ये भी सिद्धांत क्या है, ये हमारा गलत है, इसके अलावा नया सिद्धांत होना चाहिए। कैसे, आज कोई भी राजनीतिक सिद्धांत मार्क्सवाद द्वारा दी गई इतिहास, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि की व्याख्या की अवहेलना नहीं कर सकता है। जरा समझिए कैसे, कि मार्क्सवाद में सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया को क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बेहतर समझने में हमारी सहायता की है। संपूर्ण मानव मुक्ति के रूप में मार्क्सवाद ने दर्शन शास्त्र की नई अवधारणा को प्रस्तुत किया है। यानी कि इसने हमेशा क्या करा है, मानव की स्वतंत्रता को अधिक प्रोत्साहन दिया है और अधिक हमारा बढ़ावा देने का प्रयास किया है। इसके अनुसार ज्ञान का मुख्य उद्देश्य केवल संसार को समझना ही नहीं, बल्कि मानव जीवन की जो हमारी भौतिक परिस्थितियां हैं उनमें परिवर्तन करना है। क्योंकि समझते हैं कि जैसे जैसे हमारा समय बदलता है उसके साथ साथ सारी चीज़ों को बदल जाना चाहिए। तो मार्क्सवादियों के जो हमारे सिद्धांत हैं, उसके राजनीतिक जो सिद्धांत दिए हैं, उनके जो हमारे मुख्य तत्व हैं वो क्या हैं, तो जरा समझ लीजिए कि उत्पादन का ढांचा। यानी कि उत्पादन का ढांचा, ये लोग क्या कहते हैं कि जो हमारा उत्पादन का ढांचा है उस पर विशेष बल देते हैं। यानी कि व्यापारिक वर्ग में समाज का विभाजन, ये समझते हैं कि जो व्यापारिक वर्ग है उसने समाज का विभाजन कर दिया है और एक तरफ संपन्न वर्ग उभर के सामने आया है और दूसरी तरफ हमारा मध्यम वर्ग आ गया है और तीसरी तरफ हमारा निम्न वर्ग हमारा आ गया है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारा हाई, मीडियम और आपका लो। तो जो हमारा ये लो है और ये हमारा हाइपर है और ये जो हमारा मिडल है, मिडिल क्लास का जो बंदा है ना, हाई क्लास का, लो क्लास का और मिडिल क्लास का, ये तीन भागों में हमारे समाज का बंटवारा हुआ है। किससे, उत्पादन के ढांचे के आधार पर। क्योंकि व्यापारिक वर्ग तो संपन्न हो जाता है, इससे क्या होता है हमारा आगे चल के वर्ग विभाजन होता है। जी हाँ, वर्ग विभाजन कैसे, निम्न और उच्च का भेदभाव होना प्रारंभ हो जाता है। निम्न और उच्च का हमारा वर्ग प्रारंभ हो जाता है। यानी कि ये अलग अलग संस्कृति के आधार पर, अलग अलग धर्म के आधार पर, संपन्नता के आधार पर, प्रभु संपन्नता के आधार पर और शक्ति के आधार पर क्या करते हैं, फिर हमारा निम्न और उच्च वर्ग को जन्म देते हैं। ये, और जैसे मैंने आपको बताया ही ऊपर कि हमारा लो क्लास के लोग हो गए, एक हमारे मिडिल क्लास के लोग हो गए, एक हमारे हाई क्लास के लोग हो गए। ठीक है, हाई क्लास, मिडिल क्लास और आपका लो क्लास, ये तीन भागों में हमारा समाज को विभाजित कर देता है, जिससे हमारा उच्च और जो हमारा निम्न है उसके वर्ग विभाजन को हम समाज में देख सकते हैं। इसके बाद अगर इसके तीसरे पॉइंट की बात करें तो बता रहा है कि वर्ग संघर्ष। जी हाँ, वर्ग संघर्ष के अंदर मार्क्सवादी बताते हैं कि जो हमारा धनी है वो अधिक धनी हो गया है और निर्धन हमारा अधिक निर्धन हो गया है। इस असमानता को क्या करना है, इसको हमको सही करने की आवश्यकता है, इसको सुधारने की आवश्यकता है। और ये बताते हैं कि एक राज्य एक वर्ग के संयंत्रण के रूप में कार्य करने लगा है। इसका मतलब ये है कि जो राज्य है, जो सरकार है, वो भी केवल जो संपन्न वर्ग होते हैं, शक्तिशाली वर्ग होते हैं, उनका ही समर्थन करते हैं, निर्धन लोगों का समर्थन नहीं करते हैं। वो उन्हीं के फेवर में कार्य नीतियों को बनाते हैं और सारी की सारी नीतियाँ उन्हीं के अनुसार होती हैं, उन्हीं का विकास होता हुआ चला जाता है। इसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा क्या है,
विभाजन उत्पन्न होता है और ये खाई फिर आगे चल के किस में, क्रांति के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिससे क्या होता है, हमारा विभेद से हमारी क्रांति को जन्म मिलता है और हमारा समाज में बंटवारा होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम मार्क्सवादी एक बार सिद्धांत को देखें तो उसके मूल तत्व हैं कि जो उत्पादन का जो ढांचा है, इसमें जो वर्ग विभाजन है वो समाप्त होना चाहिए, है ना, यानी कि उच्च और जो निम्न का भेदभाव है, धनी और गरीब का जो भेदभाव है वो समाप्त होना चाहिए, और जो राज्य का जो हमारा कल्याणकारी स्वरूप है वो बना हुआ रहना चाहिए, ना कि केवल एक शक्ति संपर्क वर्ग के हाथों में आ जाए। इससे हमारा क्रांति भी नहीं होगी और हमारा जो राजनीतिक सिद्धांत है उनका भी विकास हो पाएगा। निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है कि इस प्रकार से मार्क्सवादी सिद्धांत ने अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति, न्याय, प्रजातंत्र आदि का विश्लेषण किया है, परंतु एक वर्ग विभाजन समाज में यह संपत्तिशाली वर्ग के विशेष अधिकारों में बदल जाते हैं, यानी कि सच्ची स्वतंत्रता और समानता केवल एक वर्गहीन और वर्ग विहीन समाज में ही प्राप्त हो सकती है। यानी कि मार्क्सवादी से लोगों का मानना यह है कि अगर हमको प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर देनी है, स्वतंत्रता देनी है, तो हमको कैसा, वर्गहीन, जी हाँ, हमको वर्गहीन यानी कि हमको वर्गहीन समाज की व्यवस्था करनी होगी, स्थापना करनी होगी, जिसमें किसी प्रकार का वर्ग ना हो, ना उच्च वर्ग हो, ना ही हमारा निम्न वर्ग हो, सभी को समानता का अवसर होना चाहिए। तो ये तो था हमारा तीसरा सिद्धांत राजनीति का। चौथे की बात करते हैं तो है हमारा अनुभविक, जी हाँ, इसको जरा समझ लीजिएगा कि अनुभविक वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत, यानी कि एम्पिरिकल साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी। तो दोस्तों इसको जरा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्या कह रहा है, जरा समझिए। तो इसके अंतर्गत 20वीं शताब्दी में अमेरिका में राजनीतिक सिद्धांतों की एक नई शाखा का विकास हुआ, जो बाद में अनुभविक वैज्ञानिक सिद्धांत के नाम से प्रचलित हुई। तो ये कौन सी सिद्धांत थी, यानी कि 20वीं शताब्दी में ये आधुनिक सिद्धांत था जो अमेरिका के जो हमारे विचारक थे उन्होंने प्रस्तुत किया। इस प्रकार से इस पद्धति का जो श्रेय है अमेरिका के समाजवादी या समाजशास्त्रियों को दिया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से क्या थे, हमारे मैक्स वेबर, ग्राम बालास तथा हमारे बेंटम। इन्होंने इस राजनीतिक सिद्धांत को हमारा प्रतिपादित किया और इन्हीं के अनुभव के आधार पर, इनके अनुभविक दृष्टिकोण के आधार पर इसका विकास हुआ। इसके जो मुख्य तत्व हैं वो क्या हैं, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये मानते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका मतलब क्या है, उसमें हमारा मनोविज्ञान और अनुभवों का आधार प्रस्तुत होना चाहिए या आधार होना चाहिए। जैसे इनमें अनुभव और विशेष मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों के माध्यम से क्या अध्ययन शामिल होना चाहिए राजनीतिक शास्त्र का। ऐसे नहीं किसी की बहकाई में आ जाएं, यानी कि उनकी तुलना की जानी चाहिए, उनका मनोविज्ञान और अनुभव भी होना चाहिए, है ना, एक्सपीरियंस लेना चाहिए उसका, तभी किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। दूसरा है तथ्य, जी हाँ, इसमें आंकड़ों और तथ्यों का समावेश होना चाहिए, तभी हमारा आधुनिक जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत है वो एक सफल राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभर के सामने आ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर विश्लेषणात्मक क्षमता भी होनी चाहिए। इसमें विशेष प्रकार की जो राजनीतिक दृष्टिकोण हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसकी प्रत्येक अवधारणा का क्या करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, यानी कि क्या इसका औचित्य है और क्या इसका औचित्य नहीं है, तभी जाकर हमको किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। ये इस चीज़ के समर्थन में है। इनके अनुसार जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका आधार जो है वैज्ञानिक तकनीक है, यानी कि वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर हमको क्या करना है, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना है। इसमें विशेष प्रकार की जो वैज्ञानिक तकनीक है उसको हम अपना के राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। और निष्कर्ष अगर हम देखें दोस्तों तो निष्कर्ष बहुत अच्छा निकलता है इसका कि इस प्रकार जो अनुभविक वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत है वो क्या है, विश्लेषणात्मक, तथ्यात्मक और व्याख्यात्मक अध्ययन किया जाता है इसके द्वारा, जिसे हम वास्तविक व्यावहारिक ज्ञान होता है, हमें क्या होता है, वास्तविक व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से हमारे जो प्रमुख हमारे क्या हैं, चार ये हमारे दृष्टिकोण हैं। पहले हमने आपको क्लासिकी का राजनीतिक सिद्धांत का दृष्टिकोण पढ़ाया या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाया, उसके बाद हमने आपको उदारवाद पढ़ाया और उदारवाद के बाद हमने आपको मार्क्सवाद पढ़ाया और मार्क्सवाद के बाद हमने आपको क्या पढ़ाया, ये चौथा अनुभविक वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत ये पढ़ाया। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें, हम आपकी सारे के सारे डाउट को, सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों
अब तो यार जल्दी से इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए, पीडीएफ हम अवेलेबल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसकी, लेकिन वीडियो से आप अपना पढ़ते उसको नोट्स बनाते हुए चलिए, आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। और इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले हैं तो इनको कर लीजिए, आपका कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से आप लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।